एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बिमिस्ट्री। आज हम लोग जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस है फिजिकल केमिस्ट्री के, वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे फ्रॉम द CSIR नेट दिसंबर 2019 क्वेश्चन पेपर ऑफ पार्ट सी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, इन विच द रिएक्शन इज गिवन टू अस विच इज a K plus Br gives KBr and Br. Okay, this is a reaction which follows a harpoon rule. यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्पून मैकेनिज्म हो रहा है, हार्पून मैकेनिज्म रिएक्शन में हो रहा है। The reactive cross section for this given reaction will be, यहाँ पे हम लोगों को reactive cross section निकालना है। हम लोगों को आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम दिया गया है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Br2 भी दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोगों को निकालना है क्या, हम लोगों को निकालना है रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन फॉर दिस गिवन हार्पून मैकेनिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हार्पून मैकेनिज्म? सो हार्पून मैकेनिज्म इज अ मैकेनिज्म इन विच वन ऑफ द अल्कली मेटल गेट कन्वर्टेड इनटू द कटायन and the bromine molecule gets converted into the anion। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, और शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लाइक दिस एरो एंड इट इज सिमिलर टू द हार्पून। ठीक है, ये क्या है, हार्पून जैसे दिखता है, फिश हम लोग निकालते हैं वहां पे जैसे वो हार्पून यूज होता है वो उस प्रकार से दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हार्पून मैकेनिज्म। इन विच द अल्कली मेटल कन्वर्ट्स इनटू कटायन बाय ट्रांसफरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू द Br2 मॉलिक्यूल एंड Br2 मॉलिक्यूल बिकम्स अनायन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो रहा है पोटेशियम से और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है Br में। दिस इज नोन एज हार्पून मैकेनिज्म। सो कटायन फॉर्म होता है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग पोटेशियम की देख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हम लोगों को Br की दी है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, टोटल एनर्जी फॉर दिस गिवन रिएक्शन। वो क्या होगा, टोटल एनर्जी फॉर दिस गिवन रिएक्शन, और वो आती है E² अपॉन 4πε0। ठीक है, वो आती है E² अपॉन 4πε0। सो नाउ वी विल पुट ऑल द वैल्यूज। लेट्स पुट आयोनाइजेशन एनर्जी इज व्हाट 422.5, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज व्हाट 250 किलोजूल। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, ये टोटल एनर्जी है, यहाँ पे है R। ठीक है, E² अपॉन 4πε0 जिसकी वैल्यू हम लोगों को दी हुई है एंड इसको मल्टीप्लाई क्या है, R। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, R। तो मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेती हूँ। R इज इक्वल टू, अगर मैंने इसको यहाँ पे भेजा तो ये नीचे जाएगा और इसकी वैल्यू हम लोगों के पास है ऑलरेडी। वो क्या है वैल्यू, 2.3। I will directly put the values now, 2.3 into 10⁻⁻28 joules meter, okay, divided by ये है आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 422.5 माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है 250, दोनों है किलोजूल में, मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ जूल्स में, इंटू 10⁻³ जूल्स पर मोल। ओके, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन करने के बाद हम लोगों को आंसर मिलेगा एंड दैट कम्स नियर टू 8 × 10⁻10 मीटर, 8 × 10⁻10 मीटर। तो यहाँ पे हम लोगों को रेडियस मिल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, थोड़ा टेक्निकल, यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी देके हम लोगों को उन्होंने रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन पूछा है। तो यहाँ पे जो रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन है वो है सर्क्यूलर होता है। ठीक है, तो उस वजह से रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू πr²। ओके, वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 इंटू 8 × 10⁻10 मीटर। इसको आप जब पूरा सॉल्व करोगे उसके बाद आप लोगों के पास ये आंसर आएगा R का इज इक्वल टू 8 × 10⁻10 मीटर। वो कैसे आएगा, यहाँ पे ये जो है ये क्या है, मोल्स में दिया गया है। ठीक है, यहाँ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो एवोगाड्रोस नंबर दिया हुआ है हम लोगों को, इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 6.023 × 10⁻23 पर मोल। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, मोल का कन्वर्जन मॉलिक्यूल में किया। ये मोल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा,
हमारा मीटर, जूल जूल कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल हमारा यूनिट क्या बचेगा, मीटर। तो जब हम ये सब सारा सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को आंसर क्या मिलता है, 8 × 10⁻⁻10 मीटर। पुट दैट वैल्यू हियर, टेक अ स्क्वायर, make a square of that, you will get answer 2 × 10⁻18 मीटर स्क्वायर, which is a option number 2। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन जमना चाहिए। कैलकुलेशन अगर आप लोगों को आ गया, आप लोगों को ये फॉर्मूला का ट्रिक पता चल गई, तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस गिवन इक्वेशन। अगर ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तो ये हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते थे। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस गिवन क्वेश्चन। Here the question is, for an electrolyte solution, 4 options are given to us which will have the smallest d by length. Here we have to calculate that smallest d by length for all the electrolyte solution. यहाँ पे हम लोगों को d by length निकालनी है। It is shown by lambda d. d by length क्या होती है, अगर कोई चार्ज हो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कोई सॉल्यूशन में कितना दूर तक जाता है, दैट रेंज, द लेंथ ऑफ दैट इज नोन एज डी बाय लेंथ। सो हियर डी बाय लेंथ, उसका इक्वेशन अगर हम लोगों को पता हो यहाँ पे, इट इज इनवर्स ऑफ कप्पा। ओके, एंड कप्पा इज डी बाय पैरामीटर एंड इट इज रिलेटेड टू द आयोनिक स्ट्रेंथ इन दिस वे। ओके, so here we have to find out a electrolyte for which the ionic strength is a maximum so that it will show the least d by length। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोगों को ओवरऑल क्या मिल गया, it is inversely related to the ionic strength। okay, d by length is inversely related to ionic strength and the formula for ionic strength is summation of Ci/Zi square। ठीक है, Ci is the concentration of an electrolyte and Zi are the charges present for that given electrolyte। तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कौन से सॉल्यूशन के लिए, जो हम लोगों को ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन से सॉल्यूशन के लिए we will have the more आयोनिक स्ट्रेंथ। अगर ज्यादा आयोनिक स्ट्रेंथ रहेगी तो डी बाय लेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी। ओके, स्मॉल डी बाय लेंथ if ionic strength is more। ओके, तो लेट्स सी, 4 ऑप्शन हम लोगों को दिए हुए हैं, NaCl, Na2SO4 and CuCl2 and LaCl3। यहाँ पे आयोनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इनटू द चार्जेस प्रेजेंट। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, चारों सॉल्यूशन का, चारों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या है, सेम है, 0.01 मोलर। ओके, सो दैट्स व्हाई हियर all the concentrations are same, so we will not consider the concentration, we will only consider the charges। हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे चार्जेस कंसिडर करने हैं। जिस कंपाउंड के, जिस इलेक्ट्रोलाइट के चार्जेस ज्यादा होंगे उसकी आयोनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर ज्यादा आयोनिक स्ट्रेंथ तो क्या होगा, स्मॉल डी बाय लेंथ। तो वही हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी हाउ मेनी चार्जेस आर प्रेजेंट हियर, +1 and -1, Na plus Cl minus, Na2SO4 +1 and -2। ओके, CuCl2 यहाँ पे प्रेजेंट है +2 and -1। ओके, CuCl2, Cu2 प्लस एंड Cl माइनस, LaCl3 यहाँ पे है +3 और -1। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा आयंस प्रेजेंट है, ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट है। सो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट फॉर विच द चार्जेस आर मोर। ओके, चार्जेस आर मोर, आयोनिक स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। आयोनिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी तो उसकी डी बाय लेंथ क्या होगी, कम होगी। सो अवर करेक्ट आंसर हियर इज दिस वन, ऑप्शन नंबर 4। Here our next question is this one, in which we have to determine the irreducible representation for C2V point group. So the formula for finding the irreducible representation is n is equal to 1 upon h summation of n chi I chi r। यहाँ पे n जो है वो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। h इज द ऑर्डर ऑफ अ पॉइंट ग्रुप, n इज द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स, chi I इज द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कोएफिशिएंट्स एंड r इज द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे फॉर A1 द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके लिए क्या आता है वो हम लोग देखते हैं। तो पहले क्या दिया है हम लोगों को, 1 upon h। So the order of this point group is 4
Okay, next is what? N, the coefficient of the symmetry element, it is 1 for A1. Okay, and then chi I is given, which is what? 1 again, and the reducible representation which is given below is 8. Plus we have to sum everything. Next for C2, it is 1 into 1, and the reducible representation given is -2. ठीक है, again plus. Third one is for sigma V, 1 into 1 into -6. Okay, then fourth one plus, fourth one is for sigma V dash, 1 into 1 into 4. Okay, this is in this way. Okay, then 1 by 4, we will try to simplify this. 8 minus 2, so 8 minus 2, then it will be -6 and it will be 4. So this will get cancelled. 4 upon 4 it will come 1. So A1 value क्या आएगा? A1 का value it will equal to 1. ओके, ओनली 1 A1. सो ऑप्शन देख के हम लोगों को पता चल रहा है कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हो सकता है. थर्ड ऑप्शन में 5 A1 दिया हुआ है, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन. सो एक ऑप्शन हमारा कट हो गया. नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट फॉर A2. According to this formula, 1 by 4 is the order of a given point group. Then the symmetry elements coefficient 1. Then for A2 we are finding now 1 into 1 into 8 plus 1 into 1 into -2 plus 1 into 1 into -6 and plus 1 into -1 आएगा यहाँ पे, -1 and here again -1 into 4. ओके, यहाँ पे क्या हुआ? -1 और -1 है, यहाँ पे 1 और 1 था, इसलिए मैंने वैसे लिया. A2 पे -1 और -1 है. सो हियर व्हाट विल बी द आंसर? 8 -2 plus 6 and -4. ओके, सो 6 and 2 will be 6, 4 and 2 will be 6, 6 will get cancelled. 8 divided by 4, 8 divided by 4 equal to what? 2. It will give us 2A2. So here the irreducible representation for A2 will be 2. Okay, so here the coefficient for A2 will be 2. So there will be 2A2. A1 plus 2A2. So while observing all the option, we can say that अभी 2A2 किसके लिए है? सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 के लिए है. ऑप्शन नंबर 4 में 2A2 नहीं है, 5A2 दिया हुआ है. तो हमारे अभी दो ही ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2. नाउ लेट्स फाइंड आउट फॉर B1. B1 के लिए क्या है? 1 by 4, ऑर्डर सेम ही है. ठीक है, देन 1 into 1 into 8 प्लस -1 into -1 into -2 plus 1 into 1 into -6 plus 1 into -1 into 4. ओके, यहाँ पे ऐसे आ गया है ये. अभी ये क्या हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते. 8, this will +2, this will -6 and this will become -4. 6 and 4 are 10 and 8 plus 2 are 10. 10 minus 10 it will be equal to 0. ये क्या हो जाएगा? समेशन 0 हो जाएगा. 0 upon anything will be 0. So it will be what? 0. B1 का एक भी टर्म हमारे आंसर में नहीं आएगा. तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड में हम लोगों को दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में 5B1 दिया हुआ है. सो दैट इज नॉट करेक्ट. हमारा क्या आएगा? B1 विल बी absent. हम लोग अभी B2 के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए. 1 into 1 into 8 plus 1 into -1 into -2 plus 1 into -1 into -6 plus 1 into 1 into 4. तो अभी जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं 8 plus 2, ये प्लस हो जाएगा 6 and 4. So when you will sum this, it will come 20 upon 4 is equal to 5. So what will be the correct answer? Our correct answer for the irreducible representation will be A1 plus 2A2, okay, and plus
5b2. Okay, this will be our correct answer of a irreducible representation for this given point group. Okay, so in that way we have to solve this given question. Here our next question is this one, in which consider a gas phase reaction 2A plus 3B gives twice C. Here 2 moles of A reacts with the 2 moles of B and forms 0.8 moles of C at a given equilibrium at a pressure of 2 bar. What will be the equilibrium constant Kp for this given reaction? यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? Kp. ओके, Kp इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस गिवन रिएक्शन. रिएक्शन कौन सा दिया है हम लोगों को? ट्वाइस A combines with twice B, it gives हम लोगों thrice B, it gives twice C. Gaseous phase and gaseous phase. Okay, so this is our reaction, and for this reaction we are getting Kp. We have to determine Kp. हम लोगों को यहाँ पे Kp फाइंड आउट करना है. So what is the formula for Kp? Kp is equal to Pc square product upon reactant. Okay, product upon reactant. Partial pressure of product to the partial pressure of reactant. So partial pressure का formula क्या है? लेकिन partial pressure is equal to mole fraction for that given reactant or product and multiply by the total pressure. Multiply by the टोटल प्रेशर. यहाँ पे मैं PT लिखती हूँ. टोटल प्रेशर हम लोगों को यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, दैट इज 2 बार. ओके, नाउ हियर वी नीड अ मोल फ्रैक्शन. ओके, वी नीड मोल फ्रैक्शन ऑफ A, B, C. हम लोगों को यहाँ पे मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. हम लोगों के पास टोटल प्रेशर तो दिया हुआ है, ठीक है, और ये दो बातें हम लोगों को मिल गई तो हम लोग यहाँ पे वो पुट करेंगे और हम लोगों को क्या मिल जाएगा? Kp मिल जाएगा. दैट इज व्हाट आस्क्ड. तो ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है. ट्वाइस A प्लस थ्राइस B गिव्स ट्वाइस C. सो इनिशियली हम लोगों को अभी क्या करना है? यहाँ पे वी हैव टू determine number of moles present. Number of moles present here in this given reaction. So in order to find out the number of moles, first of all, initial number of moles. ठीक है, initial number of moles क्या होंगे? AK. For A, the number of moles are given in the form. The number of moles are given in the given problem. 2 moles of A combines with 2 moles of B. It gives 0.8 moles of C. But initially क्या होगा? सिर्फ reactant के moles present होंगे और product के moles क्या होंगे? 0 होंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स मिल गए. उसके बाद चेंज कितना हो रहा है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है. चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स एंड देन इक्विलिब्रियम पे कितने नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो चेंज कितना हो रहा है? यहाँ पे क्या है? कितने फॉर्म हो रहे हैं मोल्स? 2. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? ट्वाइस x. ओके, इसमें से कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं? -3x. ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए -3x. यहाँ पे भी आएगा -2x. ओके, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पे हम लोगों को C के कितने मोल्स मिल रहे हैं? प्रॉब्लम में दिया हुआ है 0.8 मोल्स. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स फॉर A एंड B आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम. हम लोगों को अभी इक्विलिब्रियम पे A और B के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करना है. तो देखो यहाँ पे क्या हम लोगों को इक्वेशन मिला? 2x इज इक्वल टू 0.8. देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट? 0.4. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? इससे 2 प्रेजेंट है, 2 मोल्स में से 0.8 मिले. यहाँ पे हम लोगों को कितना x का वैल्यू पता है? 0.4. तो यहाँ क्या आएगा? 3 × 0.4. ओके, -2. ये 2 में से माइनस होंगे इनिशियल जो प्रेजेंट थे. यहाँ पे भी 2 - 2 × 0.4. ओके, तो ये कितना आएगा? 2 - 2 × 4, it will be 0.8. Here 2 - 4 × 3, 1.2. So overall here how many number of moles will be there? 1.2, and here 0.8, and here also 0.8. तो ये मिल गए हम लोगों को क्या? Number of moles for A, B and C. Okay, next we need to find out the total number of moles. क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है.
हर एक का मोल फ्रैक्शन इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स फॉर दैट गिवन रिएक्टेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या आ जाएगा, n डिवाइडेड बाय टोटल n, यानी समेशन ऑफ n। तो a के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 1.2 डिवाइडेड बाय टोटल कितने आएंगे, 1.2 plus 1.6, it becomes 2.8. So total number of moles are what, 2.8. And for suppose mole fraction of A is equal to 1.2 number of moles of A to the total number of moles 2.8. Similarly, number of moles for B will be 0.8 divided by 2.8. Okay, and for C, number of moles for C equals to 0.8 डिवाइडेड बाय 2.8। ठीक है, ये हो गए हमारे मोल फ्रैक्शंस के वैल्यू। टोटल प्रेशर हम लोगों को दिया है 2। ओके, नाउ वी विल पुट दीज वैल्यूज के मोल फ्रैक्शन का और टोटल प्रेशर का इसमें हम लोग आंसर में डालेंगे। इस मोल फ्रैक्शन का और प्रेशर की वैल्यूज हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, अब दिस फॉर्मूला। ओके, सो देयरफॉर Kp इक्वल्स टू, Pc क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C इनटू टोटल प्रेशर, उसका क्या, ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट Pa, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू P, उसका स्क्वायर, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू टोटल प्रेशर, उसका स्क्वायर। ओके, टोटल प्रेशर के लिए T दिखाया था ना मैंने, तो T लिख लेते हैं। तो अभी सारे वैल्यूज पुट करेंगे। XC, मोल फ्रैक्शन कितने हैं C के, यहाँ पे आएगा C 0.8, यहाँ पे क्या है 3 है। ओके, into the given reaction 3b ना, तो 3 आएगा। सो 0.8 डिवाइडेड बाय 2.8 इंटू 2 दिया हुआ है टोटल प्रेशर, इसका करेंगे ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, उसके बाद नीचे में हम लोग लिखेंगे x से क्या है 1.2 अपॉन 2.8 इंटू 2 ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा हमारा 0.8 डिवाइडेड बाय 2.8 इंटू 2 ब्रैकेट क्यूब। ये 2 और 3 इसमें से एक ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ये मैं ऊपर लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा। ओके, ओनली 1 टर्म विल रिमेन, और मैं इसको उल्टा लिख लेती हूँ 2.8 अपॉन 0.8 इंटू 2। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो डिवाइड, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा ये इंटू 2। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको भी उल्टा लिख लेते हैं। ये क्या होगा 2.8 इंटू डिवाइडेड बाय 0.2, और ये रहेगा इंटू 2, यहीं पे रहेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर पे। बाद में इसको भी उल्टा लिख लेते हैं, 2.8 इंटू 2.8 स्क्वायर है इसलिए, और यहाँ पे आएगा 1.2 इंटू 1.2 इंटू 2 स्क्वायर इज व्हाट 4। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा नियरली आंसर आता है 2.4। ओके, नियरली अवर आंसर कम्स 2.4 एंड दैट इज द वैल्यू फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Okay, 2.4. Okay, so this will be the correct answer, and in this way you have to solve this given question. यहाँ पे इसको solve कर सकते हैं हम लोग easily, ठीक है। क्या किया है यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे 2.8 2.8 2.8 दिया हुआ है, 1.2 1.2 है, 4 है, 2 है, 0.8 है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, we can divide and multiply here, okay, and try to solve it to the simple level, ठीक है। This will be our correct answer. So you have to solve this given question in this way. Okay, there are certain maths here. Okay, and this will be our correct answer. Here the next question is this one, in which the order of surface catalyzed unimolecular reaction at very low and at very high pressure would be। यहाँ पे हम लोगों को एक surface catalyzed reaction consider करने को बोला है, unimolecular reaction, जिसका अगर टेम्परेचर, जिसका प्रेशर बहुत कम हो और जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो, तो ऑर्डर में क्या डिफरेंस आएगा वो हम लोगों को देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर सरफेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, सरफेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक सरफेस के पास क्या होते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। देयर इज अ सरफेस ऑन विच द मॉलिक्यूल्स गेट एडजॉर्ब
Okay, this is known as adsorbate. They get adsorbed and due to which they form a given product. For example, this is a reactant, this is a surface. Okay, this is a surface. It reacts, it get adsorbed on the surface and forms a species, a intermediate highly energetic species. After that it gets converted into product and gives the surface as it is, and the surface remain as it is. So whatever the product is formed, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है, उसके बाद एडजॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और वो रिएक्टेंट का कन्वर्जन किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में हो रहा है, ठीक है. सो द theta, the formula for this is theta is equal to Kp upon 1 plus Kp when you consider the Freundlich isotherm. Okay, theta is the site at which the molecules are intact, K is the equilibrium constant, P is the pressure, and in this way is the formula. When जब हम लोगों को रेट कैलकुलेट करना होता है, सो इट बिकम्स इक्वल टू रेट अपॉन 1 प्लस Kp अपॉन 1 प्लस Kp. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या देखना है, एट लो प्रेशर, जब प्रेशर कम होगा तब क्या होगा, Kp is very very less than 1, therefore 1 plus Kp is nearly equal to 1. ठीक है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो हमारा रेट क्या रहेगा, रेट इज इक्वल टू Kp अपॉन ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 इज इक्वल टू K इंटू P. यहाँ पे क्या हो रहा है, K इंटू P रेज टू 1. सो द ऑर्डर हियर इज व्हाट, 1. दिस इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन एट वेरी लो प्रेशर. ओके, नेक्स्ट एट हाई प्रेशर. एट हाई प्रेशर Kp क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन, प्रेशर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है यहाँ पे, सो इट इज ग्रेटर देन 1, सो 1 प्लस Kp विल बी इक्वल टू Kp. ठीक है, तो ये रेट का इक्वेशन क्या होगा, रेट इज इक्वल टू Kp अपॉन 1 प्लस Kp नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, Kp होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवरऑल आंसर विल बी 1. यहाँ पे क्या है, प्रेशर का टर्म है, नहीं प्रेशर का टर्म नहीं है, लेकिन प्रेशर अगर हम लोगों को दिखाना हो, यहाँ पे कौन सा ऑर्डर है, तो प्रेशर रेज टू व्हाट, 0, मतलब यहाँ पे कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर हियर इज 0. सो एट लो प्रेशर ऑर्डर इज 1, एट हाई प्रेशर ऑर्डर इज 0. सो दिस इज व्हाट आवर करेक्ट आंसर. लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर पे ऑर्डर आ गया 1 और हाई प्रेशर पे ऑर्डर आ गया 0. सो दिस इज व्हाट आस्क्ड टू फाइंड आउट यहाँ पे. ठीक है, हम लोगों को ऑर्डर निकालना था, हम लोगों को सरफेस कैटालाइज्ड रीमोलिकुलर रिएक्शन कंसिडर करनी थी, वो उसका रेट का जो इक्वेशन आता है वो इससे होता है. ठीक है, हम लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला में एट लो और एट हाई प्रेशर कैसे होगा रिएक्शन, रेट कैसे होगा वो हम लोगों को देखना था. तो इस प्रकार से ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. Here our next question is this one, in which in a linear variation method using two orthogonal basis function which gives two roots epsilon 0 and epsilon 1, in which epsilon 0 have less energy as compared to epsilon 1, and the correct relation of these with the exact ground state and the excited energies E0 and E1 is respectively, and we have given the 4 option. यहाँ पे हम लोगों को क्या कंसिडर करना है, लीनियर वेरिएशन मेथड. लीनियर वेरिएशन मेथड, लीनियर वेरिएशन मेथड में क्या होता है, लीनियर वेरिएशन मेथड में हम लोग एक ट्रायल वेव फंक्शन फॉर्म करते हैं. ठीक है, ट्रायल वेव फंक्शन का जो भी ट्रायल वेव फंक्शन की जो भी एनर्जी होती है, ठीक है, वो एनर्जी क्या होती है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एग्जैक्ट एनर्जी ऑफ दैट गिवन फंक्शन, एग्जैक्ट एनर्जी ऑफ दैट गिवन फंक्शन. तो यहाँ पे हम लोग जब लीनियर वेरिएशन मेथड परफॉर्म किया है तो हम लोगों को 2 ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शन मिले हैं. ओके, वी गॉट 2 ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शन which are
epsilon 0 and epsilon 1, in which epsilon 0 have less energy. Okay, suppose this is epsilon 0 which is having less energy as compared to epsilon 1 which is given to us in the given problem. हमको प्रॉब्लम में ही बताया गया है कि एप्सिलॉन 0 की एनर्जी कम है एप्सिलॉन 1 से, और ये दोनों टू रूट्स है किसके, ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शन के, जब हम लीनियर वेरिएशन मेथड परफॉर्म कर रहे हैं तब। तो ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शन मतलब क्या, द टू फंक्शंस विच आर नॉट डीजेनरेट। Not degenerate मतलब they will not have the same energies. Here they are not having the same energies. And again another thing is they are successive wave functions. वो क्या होते हैं, successive wave functions होते हैं. So orthogonal basis functions are those functions which are non-degenerate. They are not degenerate and they have the successive, and they are the successive wave functions. Okay, so that is about the orthogonal basis function. So they will not have the same energies. Okay, and in the problem it is given epsilon 0 is less than epsilon 1, so that's why I am writing it in this way. और हम लोगों को exact energy भी दी गई है. exact energy क्या है, E0 एक दिया हुआ है और E1 भी दिया हुआ है. एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट एंड एनर्जी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो हम लोग जब ऑप्शंस देखते हैं हम लोगों को क्या चाहिए, ये जो एनर्जीज आई है लीनियर वेरिएशन मेथड से वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू द एग्जैक्ट एनर्जी. दीज आर द एग्जैक्ट एनर्जीज एंड दीज आर द ट्रायल वेव फंक्शंस एनर्जीज. सो आवर आंसर विल बी एप्सिलॉन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू E1, okay, and epsilon 1 greater than equal to E1. Sorry, here क्या आएगा, epsilon 0 greater than equal to this energy. Okay, ये ट्रायल वेव फंक्शन की एनर्जी क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू द एग्जैक्ट एनर्जी. ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए. और एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा, ट्रायल वेव फंक्शन की एनर्जी विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट excited state energy. So this will be our correct answer, in which the energy of a trial wave function will be always greater than the exact energy. ये कहाँ से आया, linear variation method से. ठीक है, तो सब हम लोगों को दिया हुआ था प्रॉब्लम में, सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे डिकोड करना था ये प्रॉब्लम. ठीक है, सो इस तरह से दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर. Here our question is this one, in which the special part of the dominant resonance structure for LiH molecule will be. यहाँ पे हम लोगों को एक शब्द दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है, that is dominant resonance structure. ओके, इसके वजह से वो किसका देखना है हम लोगों को, LiH molecule का, LiH molecule. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर करने हैं. ठीक है, LiH मॉलिक्यूल जो है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड हाइड्रोजन इज वेरी बिग. लिथियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है अराउंड 0.96. ओके, एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है अराउंड 2.1. ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है उसका डिफरेंस क्या है, ज्यादा है यहाँ पे. ठीक है, और उस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू लिथियम. और जब भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है वो मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज ए हाईली पोलर मॉलिक्यूल. बट यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, हाइड्रोजन. ओके, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे किस पे प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन पे. दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट ऑन हाइड्रोजन. ओके, तो इसके बाद अभी हम लोगों को क्या देखने हैं, ऑप्शंस देखने हैं. तो both the electrons are present on the hydrogen. That's why our correct answer will be 1SH R1 and 1SH R2. That is option number 4. What is R1? The distance of electron from hydrogen, and what is R2? The distance of electron from hydrogen. ओके, सो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन पे प्रेजेंट है. इस वजह से क्या हम लिख लेंगे, 1s
हाइड्रोजन R1, 1s हाइड्रोजन R2। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते लाइक दिस वन, Li पे एक और हाइड्रोजन पे एक, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को क्या पूछा था, डोमिनेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछा था। डोमिनेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन दे विल गो टू द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अगर हम लोगों को नॉर्मल स्पेशल पार्ट पूछा होता फॉर LiH मॉलिक्यूल, नथिंग अबाउट द डोमिनेंट स्ट्रक्चर, देन व्हाट वी कैन डू इज लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमारा करेक्ट आंसर होता है सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों को डोमिनेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछा था, इस वजह से हमारा स्ट्रक्चर ऐसा आएगा और ऐसे स्ट्रक्चर के साथ हमारा स्पेशल पार्ट ऐसा आएगा जहाँ पे one electron is present on hydrogen and another electron is also present on hydrogen. Okay, so this is our correct answer. Here our next question is this one, in which we have to determine the liquid junction potential for this given cell. ओके यहाँ पे हम लोगों को 4 मेटल आयंस दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकालना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन सेल इज व्हाट, अ कॉन्सेंट्रेशन सेल। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 दिया गया है और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.02। सो दिस इज वन टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिफरिंग। ओके, दे हैव डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हम लोगों को लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल फॉर्मूला, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल formula for a given concentration cell in which there is a transport of ions। यहाँ पे कौन सा आयन ट्रांसपोर्ट होगा, मेटल आयन का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। सो द फॉर्मूला इज T प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर अ मेटल into RT upon NF ln A2 upon A1, ln A2 upon A1। ये जो फैक्टर है ये क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, कौन से मेटल आयन के लिए ये जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है इट विल बी द हाईएस्ट। तो ये जो पार्ट है ये क्या होगा, सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, व्हाट इज दैट ट्रांसपोर्ट नंबर और ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर द गिवन कटायन, इसमें इस पे डिपेंड होगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल विल बी कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दैट गिवन पर्टिकुलर मेटल आयन। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या रिलेशन है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अ गिवन मेटल आयन, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट नंबर किस पे डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द मोबिलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द मोबिलिटी ऑफ आयन। मोबिलिटी ऑफ आयन पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर डिपेंड होता है, ठीक है। और मोबिलिटी किस पे डिपेंड होती है, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड साइज, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड साइज। जब हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं वहां पे हम लोगों को दिख रहा है कि चार्ज क्या है, सबका +1। okay, charge is +1 for all the metal ions, that's why we don't have to figure out about the charge, ठीक है। तो चार्ज तो सेम है इसलिए हम लोग चार्ज कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे साइज कंसीडर करेंगे। तो जिस आयन का साइज ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और जिस आयन का साइज कम होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो द साइज डिपेंड्स अपॉन व्हाट, मोबिलिटी इज inversely related to the size and it is directly related to the charge। so जितना ज्यादा चार्ज होता है उतनी ज्यादा मोबिलिटी होती है और जितनी कम साइज होती है उतनी ज्यादा क्या होती है, मोबिलिटी होती है। तो जब हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं H+, Li+, Na+ एंड K+, तो ये क्या है, ये चार्जेस बड़े हैं, ठीक है। दे हैव द बिगर साइज, ओके, एंड दीज टू हैव द स्मॉलर साइज, ओके। तो ये क्या हो गई, ये कट हो गए हमारे आंसर में। अब बचे लिक्विड हाइड्रोजन और लिथियम, ठीक है। अब हाइड्रोजन की भी स्मॉलर साइज होता है और लिथियम का भी स्मॉलर साइज होता है, लेकिन लिथियम जो है वो क्या होता है, इट गेट्स सॉल्वेटेड, वो क्या होता है, सॉल्वेटेड हो जाता है और उस वजह से क्या होता है, वो इस तरह से बॉन्डिंग फॉर्म करता है,
ठीक है, इस तरह से वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है लिक्विड में, ठीक है। उस वजह से क्या है, इसका साइज क्या हो जाता है, इट्स साइज इंक्रीजेस। ये क्या होता है, ये लेयर फॉर्म होने के वजह से लिथियम का साइज इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, H+ आयन will have least, H+ ion will have the smaller charge, okay, it will have the smaller size, sorry, it will have the smaller size. Due to the smaller size it will have high mobility, and due to the high mobility it will have high transport number value, it will have high transport number value. ये ज्यादा हो गया तो हमारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा. सो दैट इज what asked in this given problem. और इस तरह से ये कंसेप्ट यूज करके हम लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था. ठीक है, सो आवर करेक्ट आंसर इज H+ ion. H+ ion will have the highest liquid junction potential. Here the next question is this one, in which we have to determine the Huckel molecular orbital for benzene which is degenerate with this orbital. यहाँ पे हम लोगों को ये molecular orbital दी है, इसके साथ कौन से molecular orbital हुकेल की बेंजीन के लिए डीजेनरेट है. सो व्हाट इज द डीजेनरेट ऑर्बिटल हियर? सो द डीजेनरेट ऑर्बिटल इज द ऑर्बिटल विच विल हैव द सेम एनर्जी. Degenerate orbitals are those orbitals which will have same energy. Same energy मतलब क्या, यहाँ पे क्या दिया है हम लोगों को, molecular orbitals दी गई है. इन molecular orbitals की एनर्जी कब सेम होती है, जब उनमें जो प्रेजेंट नोड्स है वो क्या हो, सेम हो. ओके, इफ टू molecular orbitals should be degenerate with each other, they should contain same number of nodes in them. उन दोनों में क्या चाहिए, एक दोनों molecular orbital अगर degenerate है तो उन दोनों में जो नोड्स प्रेजेंट है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन दिस गिवन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये गिवन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने नोड्स प्रेजेंट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले हम लोग देखते हैं कि सपोज हाउ टू फाइंड आउट द नोड. ओके, सो नोड फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट केस क्या है कि अगर साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस अगर साइन चेंज हो रहा है एंड अगेन इट इज बिकमिंग प्लस, देन वी कैन से दैट हियर वन नोड इज प्रेजेंट एंड हियर सेकेंड नोड इज प्रेजेंट. इफ सपोज, and second condition is if suppose one of the chi is absent here, okay, in the one of the orbital is absent, then we can say that there also one node is present. Suppose here chi1, chi2, chi3 and chi4. ठीक है, ऐसा हम लोगों को एक गिवन ऑर्बिटल दिया हुआ है. प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शंस यहाँ पे क्या हो रहा है, साइंस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस था यहाँ पे, प्लस प्लस, तो प्लस से माइनस हुआ, एक नोड प्रेजेंट है, माइनस से प्लस हुआ, एक और नोड प्रेजेंट है. सो हियर टू नोड्स आर प्रेजेंट. इफ सपोज here the chi1 was not present and directly chi2 is there given to us. तो chi1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्टली हम लोगों को chi2 दिया हुआ है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे भी क्या है, एक और नोड प्रेजेंट है. अगर ऑर्बिटल मिसिंग हो तो देयर इज एक्स्ट्रा नोड प्रेजेंट. तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे कितने नोड प्रेजेंट है, 1, 2 and 3. ठीक है, तो अब देखते हैं इस हमारी गिवन ऑर्बिटल में नोड्स कितने प्रेजेंट है. तो देखो यहाँ पे क्या है, chi1 एब्सेंट है और chi4 एब्सेंट है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, chi1 इज एब्सेंट, chi1 इज एब्सेंट, देन chi2, देन chi3, देन chi4, chi5 एंड chi6. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, chi1 इज एब्सेंट एंड chi4 इज एब्सेंट. ठीक है, दो नोड्स हो गए. बाद में अब देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साइंस को. प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे माइनस और माइनस. तो यहाँ क्या हो रहा है, साइनिंग में ये प्लस है यहाँ तक, और प्लस का क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया. ठीक है, प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक नोड प्रेजेंट है. ठीक है, प्लस का साइन माइनस हो रहा है, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे नोड प्रेजेंट है विच इज chi4. ठीक है, विच इज एब्सेंट एंड दैट इज द नोड. और यहाँ पे chi1 भी एब्सेंट है, तो ये भी क्या है, एक नोड है. तो यहाँ पे कितने नोड्स प्रेजेंट है,
2 nodes are given in the given molecular orbital। एक जो हम लोगों को molecular orbital दी गई है उसमें 2 nodes प्रेजेंट है। तो हम लोगों को अभी देखना है कि ये जो 4 ऑप्शंस हम लोगों को दिए गए हैं इनमें से कौन से molecular orbital में 2 ही nodes प्रेजेंट है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस, ये प्लस, माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे सारे प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी मिसिंग नहीं है। तो डायरेक्टली हम लोग साइन चेंज कितने बार हो रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस था, माइनस हुआ, यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है, माइनस था, प्लस हुआ, यहाँ पे दूसरा नोड प्रेजेंट है। सो टोटल नोड प्रेजेंट आर 2 नोड्स, ठीक है, विच इज मैचिंग विथ अवर गिवन मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर भी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे भी 2 जो है वो अब्सेंट है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऐसे हो गया। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, दिस इज द अब्सेंट वन एंड यहाँ पे एक और है, सॉरी 4 एंड काय 5, ठीक है। ये भी अब्सेंट है यहाँ पे और ये भी अब्सेंट है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, प्लस था, ये एक नोड हो गया, अब्सेंट है, बाद में प्लस का क्या हुआ, माइनस हुआ, तो यहाँ पे भी एक और नोड प्रेजेंट है, 1 देन 2 देन दिस इज वन मोर नोड 3, माइनस का ये क्या है, यहाँ पे प्लस है, ये नोड प्रेजेंट होने के कारण ये ऐसा हुआ, और प्लस से फिर से क्या हुआ, इसका माइनस हो गया। तो यहाँ पे कितने नोड्स प्रेजेंट है, 4 नोड्स प्रेजेंट है। तो टोटल हियर 4 नोड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये 2 मिसिंग वाले और प्लस का माइनस हुआ और यहाँ पे भी प्लस का माइनस हुआ, इस प्रकार से ये 2 और ये 2 4 नोड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे कोई भी मिसिंग नहीं है, सिर्फ हम लोगों को ये देखना है कि कितने बार साइन चेंज हुआ है। तो देखो 1 2 3 4 एंड 5, प्लस का माइनस हुआ, माइनस का प्लस हुआ, प्लस का माइनस हुआ, माइनस का प्लस, प्लस टू माइनस। सो हियर 5 नोड्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे कितने नोड्स प्रेजेंट है, 5 नोड्स प्रेजेंट है। हम लोगों को कितने चाहिए, 2 नोड्स चाहिए। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है फर्स्ट वन, ठीक है। फोर्थ में देखो क्या हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे भी कितने बार चेंज हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे भी 5 बार क्या हुआ है, साइन चेंज हुई है। तो यहाँ पे भी 5 नोड्स आर प्रेजेंट, 5 नोड्स आर प्रेजेंट। सो इन दिस वे is we have to find out which will be the degenerate molecular orbital for the given मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहाँ पे जो हम लोगों को मोलिकुलर ऑर्बिटल दी गई थी उसके साथ कौन सी हुकेल की मोलिकुलर ऑर्बिटल है बेंजीन की, वो क्या है, डीजेनरेट है। डीजेनरेट मतलब क्या, विच विल हैव द सेम एनर्जी। और जब भी हम लोगों को मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ती है तब हम लोग क्या देखते हैं, अगर वो 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के नोड्स सेम हो तो वो क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज मैचिंग, द नंबर ऑफ नोड्स आर मैचिंग विद दिस और गिवन orbital. So our correct answer will be option number 1. Here our next question is this one, in which we have to find out what will be the total work done for this given curve in which 1 mole of perfectly monoatomic gas is there. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को A, B, C, D ये है साइक्लिक प्रोसेस दी गई है और हम लोगों को टोटल वर्क डन क्या आएगा इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल consider the work done at curve AB. ओके, वर्क डन एट कर्व AB। यहाँ पे हम लोगों को प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इस कर्व पे क्या हो रहा है, प्रेशर इज कांस्टेंट। व्हेनेवर प्रेशर इज कांस्टेंट इट इज अ आइसोबारिक प्रोसेस। सो दिस इज आइसोबारिक process in which pressure remains constant and the work done is given by minus P delta V. Minus P delta V. So we will put the pressure and the volume values here. Okay, pressure is what, at that pressure is 2, change in the volume is what, 46 to 23. Okay, so 46
0.48 फाइनल वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम 23.24। ओके, ये हो गया वन वर्क डन ऑन द गिवन कर्व। हम लोग क्या करेंगे, ए बी का वर्क डन क्या आएगा, देन बी सी, देन सी डी, देन डी ए, एंड देन वी विल कंबाइन ऑल टुगेदर। और हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल वर्क डन फॉर्म और वर्क डन ऑन दिस गिवन गैस। ठीक है, और हम लोगों को एक कर्व दिया हुआ है, तो अभी इसको सॉल्व हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दिया गया हम लोगों को बार और लीटर, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होगा, बार लीटर। ओके, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे ओवरऑल यूनिट होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्क डन। देन सेकेंड वर्क डन एट कर्व BC। ठीक है, BC कर्व में क्या हो रहा है, the pressure is changing from 2 to 1 as well as the volume is changing from 48 to 92.96। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, 23 to 46 हो रहा था, वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम ज्यादा हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है और प्रेशर का भी, प्रेशर इज डिक्रीजिंग। ओके, प्रेशर इज डिक्रीजिंग। हियर व्हाट इज हैपनिंग इज, लेट्स राइट डाउन P1 इज इक्वल टू, P1 कितना है, 2 है, एंड V1 इज इक्वल टू 46.48। Similarly, P2 is equal to 1 and V2 is equal to 92.96। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, they are doing what they are doing, they are performing Boyle's law, they are obeying Boyle's law, they are obeying Boyle's law, at which temperature is what, constant, at which temperature is what, constant। ठीक है, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तभी बॉयल्स लॉ ओबे करता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, P1 V1 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को P2 V2 की वैल्यू मिल रही है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉयल्स लॉ इज ओबेड हियर ऑन द कर्व BC वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो हियर वर्क डन एट BC वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग फॉर्मूला WBC इज इक्वल टू nRT ln V2 upon V1, ln V2 upon V1। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, सिंस हियर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दिस इज व्हाट, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोथर्मली वर्क डन हो रहा है, और हमारा फॉर्मूला है माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू हम लोगों को कहीं पे भी दी गई नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। वी नो दैट दिस इज अ परफेक्ट मोनोएटॉमिक गैस, दैट्स व्हाई आइडियल गैस, फ्रॉम आइडियल गैस we can write PV is equal to RT। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, 1 दिए हैं, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। सो T is equal to P upon R। ठीक है, तो प्रेशर क्या है, यहाँ पे प्रेशर इज 2 into वॉल्यूम इज 46.48। हम लोग यहाँ पे कौन सा भी प्रेशर और कौन सा भी वॉल्यूम ले सकते थे। अगर हम लोगों ने ये प्रेशर लिया होता और ये वॉल्यूम लिया होता फिर भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो 2 into 46.48 में P1 और V1 ले रही हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी दी गई है 0.083। जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे तब हम लोगों को आंसर आ रहा है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है इसलिए मुझे पता है कि इट्स आंसर इज 1120 केल्विन। सो लेट्स पुट दिस वैल्यू ऑफ टेम्परेचर हियर एंड पुट द वैल्यू ऑफ V2 एंड V1। वी विल गेट WBC, वर्क डन by BC curve is equal to N is what, 1, R is given 0.083, okay, लीटर बार पर केल्विन पर मोल, इनटू R का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, टेम्परेचर का वैल्यू क्या है 1120 केल्विन, इनटू ln क्या है V2 अपॉन V1। V2 है ये, V1 है ये, इट इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट, सो व्हाट वी कैन राइट डाउन ln2। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको भी ऐसे ही रखेंगे, देन वी विल फाइंड आउट 1 AB एंड BC हो गया। अब देखते हैं CD कर्व, कर्व CD, ओके, कर्व CD में क्या हो रहा है, प्रेशर इज अगेन कांस्टेंट, सो इट इज आइसोबारिक प्रोसेस, अगेन इट इज आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर इज कांस्टेंट,
So what we can do, work done at CD is equal to, it is a isobaric process, that's why pressure will be constant. So the formula for work done will be minus P delta V. कितना चेंज हुआ है प्रेशर? Pressure is not changing at all, the pressure is 1. ओके, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है? दिस इज नाउ V1 एंड दिस इज व्हाट? V2. तो 92.96 माइनस 23.24. ओके, सॉल्व किया इसको तो हम लोगों को वर्क डन का वैल्यू मिलेगा. नेक्स्ट वी हैव टू सी दिस कर्व DA. ओके, वर्क डन फॉर कर्व DA. यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे वॉल्यूम इज कांस्टेंट. Okay, here volume is constant, that's why this is isochoric process. Okay, isochoric process at which work done comes 0. work done क्या होता है? 0 होता है. तो हम लोगों के पास 3 वर्क डन हो गए यहाँ पे. This is 1, then this is 2 and this one is 3. So let's combine all together. Total work done is equal to WAB plus WBC plus WCD and plus WDA. ठीक है, सबको हम लोग जब कंबाइन करते हैं देन वी गेट अ आंसर विच इज इक्वल टू माइनस 41.8 लीटर बार पर केल्विन पर मोल. माइनस 41.8 लीटर बार पर केल्विन पर मोल. लेकिन हम लोगों को वर्क डन की वैल्यू यहाँ पे जूल में दी गई है क्योंकि हम लोगों को लीटर बार का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज व्हाट? 100 जूल. ओके, 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल. तो अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. माइनस 41.8 इंटू 100 इज इक्वल टू 4180 joule. So this is our total work done here. Okay, minus 4180 joule. So the answer is minus 4180 joule. So here we have to perform all these calculation. We have to find out all the work done for every curve. हर कर्व के लिए हम लोगों ने वर्क डन फाइंड आउट किया. अगर हम लोगों को प्रेशर वॉल्यूम कैसे होता है, तब क्या होता है वर्क डन को, ये अगर पता हो तो हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे. और यहाँ पे दिस इज अवर गिवन आंसर. Here in this question we have to determine which will be not the eigenfunction among the 4. Okay, तो हम लोगों को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि आइगन फंक्शन मतलब क्या. तो व्हाट इज आइगन फंक्शन? जब भी एक ऑपरेटर हम लोग किसी भी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तब हम लोगों को एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है और वही ऑपरेटर वैसे के वैसे मिलता है, तब हम लोग कहेंगे कि ये जो हम लोगों को फंक्शन दिया हुआ है इट इज व्हाट? आइगन फंक्शन. इट इज व्हाट? आइगन फंक्शन. सो इन दिस वे वी हैव टू ऑब्जर्व किस ऑपरेटर के लिए और किस फंक्शन के लिए ऐसे हो रहा है. अगर वो ऐसे हो रहा होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा? आइगन फंक्शन होगा. और अगर वैसे नहीं हो रहा होगा तो वो क्या होगा? इट वुड नॉट अ आइगन फंक्शन. और वही हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन सा नॉट आइगन फंक्शन है यहाँ पे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन वी विल सी. फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? d2 upon dx square minus x square. This is the operator given and the function is e raised to minus x square upon 2. ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है? ये ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पे ऑपरेट करना है एंड इफ वी विल गेट अ कांस्टेंट वैल्यू और यही फंक्शन ऐसे के ऐसे मिल गया तो हम लोग कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये क्या है? इट इज अ आइगन फंक्शन. ओके, सो लेट्स ऑपरेट d2 अपॉन dx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर e raised to minus x square upon 2. Okay, so I will take this inside. d2 upon dx square e raised to minus x square upon 2 minus x square e raised to minus x square upon 2. तो यहाँ पे क्या है? डबल डेरिवेटिव लेना है. तो मैं सिंगल डेरिवेटिव पहले लेती हूँ. इसका क्या आएगा? सिंगल डेरिवेटिव e raised to anything is what? e raised to minus
एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 ऊपर है तो इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x अपॉन 2, दैट इज व्हाट x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ x लिख लेती हूँ, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये वैसे के वैसे आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब मुझे इसका फिर से डेरिवेटिव लेना है। ये यहाँ पे क्या था, सिंपली ई की टर्म थी इसलिए मैंने डेरिवेटिव इजीली ले लिया। यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा मुझे, u इंटू वी रूल। ओके, तो क्या करेंगे, u x को वैसे के वैसे रखेंगे, इसका पहले डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आता है, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। मैंने यहाँ पे निकाला था उसका डेरिवेटिव, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v क्या है हमारा ये है, तो ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u dx अपॉन dx क्या आएगा 1। सो दिस इज व्हाट द डेरिवेटिव ऑफ दिस, और मैंने ये लिख लिया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो देखो इसको क्या हो रहा है, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। सो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। हम लोगों को क्या मिला, सिर्फ ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। दिस इज द वेव फंक्शन, दिस फंक्शन एज इट इज। सो वी कैन से दैट हियर this is the constant k, okay, and this is the function. So we can say that this function is a wave function, sorry, this function is a eigen function, okay, this function is a eigen function, okay. So option number 1 is not correct, okay. हम लोग देखेंगे अभी सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन के लिए हम लोगों को कह दिया है d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हम लोगों को फंक्शन यही दिया हुआ है ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू दिस एंड एक्स स्क्वायर इंटू दिस। तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ यहाँ पे d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, d बाई डी एक्स, ओके, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव क्या आता है, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये वैसे के वैसे एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव मैंने अभी निकाला है हुआ है। ठीक है, मैं वो यहाँ पे लिख लेती हूँ, वो क्या आया था, एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या आया था बाद में, प्लस ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये जो था डेरिवेटिव वही मैंने वहां पे लिख लिया, एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे ये माइनस साइन थी इसकी, यहाँ पे ये प्लस है इसलिए प्लस। ठीक है, तो अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गए थे डिफरेंट साइन होने के कारण, यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव, प्लस कर लेंगे हम लोग उसको, 2x स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, उनकी सम हो गई, और ये ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 वैसे के वैसे। अब इसमें इनमें से कॉमन ये निकल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, 2x स्क्वायर प्लस 1, ये कॉमन निकला हमारा फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों को हमारा फंक्शन मिला है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉट द कांस्टेंट थिंग, ओके, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिली है, यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट है x, that's why this is not just a k constant value, that's why this is what, this is not a given eigen function। ये क्या है, not eigen function। हम लोगों को कांस्टेंट चाहिए, कोई भी ऑपरेटर ने फंक्शन पे ऑपरेट किया, वी शुड गेट अ कांस्टेंट एंड दैट फंक्शन एज इट इज। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों को एक वेरिएबल है यहाँ पे x, ठीक है, x y z ऐसे अगर वेरिएबल हमारे यहाँ पे दिख रहे, ठीक है, तो ये क्या है, कांस्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोगों को फंक्शन मिल रहा है, लेकिन वो क्या है, दैट इज अ नॉर्मल फंक्शन, दैट वोंट बी अ आइगन फंक्शन। सो दिस इज व्हाट आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, in which it is a not eigen function। हम लोग 3 और 4 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है,
उसके लिए क्या है, d2/dx² ऑफ cos π/4, cos πx/4। वहां पे भी हम लोगों को दो डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव। तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ, cos πx/4 का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन πx/4 इंटू क्या आएगा, π/4, वो जो है कांस्टेंट वैल्यू वो वैसे के वैसे आएगी, ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, माइनस वैसे के वैसे π/4 वैसे के वैसे, साइन का हो जाएगा cos πx/4, ठीक है, और बचे हुए फिर से ये π/4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को फंक्शन वैसे के वैसे मिल रहा है एंड दिस इज द कांस्टेंट, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अ आइगन फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ के लिए। फोर्थ में हम लोगों को यही दिया हुआ है, फिर से ऑपरेटर वी हैव टू ऑपरेट इट एंड e⁴ix। तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव इसका भी फाइंड आउट कर लेते हैं। e⁴ becomes that way, okay। 4ix का डेरिवेटिव का है ये 4i इंटू e⁴ix। नेक्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव कैसा आएगा, 4i वैसे के वैसे, e⁴i का डेरिवेटिव आएगा 4i e⁴ix, ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 16i² e⁴ix। दिस इज द आइगन फंक्शन, दिस इज द आइगन फंक्शन एंड दिस इज ऑल्सो आइगन फंक्शन। क्यों, क्योंकि इनके पहले क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। आइगन वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई दीज थ्री आर आइगन फंक्शंस, बट हियर variable is coming, that's why this is not a eigen function, okay। So that is what our correct answer, not eigen function. If you like this video, please press the like button. If you have any doubts regarding the questions, please leave them in the comment section and subscribe to my channel. Thank you.